हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल ऑफ आर वेरी गुड एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर देखते हैं क्या है। ये आज का लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे लेक्चर नंबर 1.11। इससे पहले हम लोगों ने डायपोल का कंडीशन पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डायपोल को पुट करते हैं, कैप्ट करते हैं, वहाँ रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। अब वो टॉर्क लगने की वजह से उसमें रोटेशनल मोशन आता है। उसमें कैसा मोशन आता है? रोटेशनल मोशन आता है। रोटेशनल मोशन में ध्यान दीजिएगा कि एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एंगल का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर कोई भी चीज ऐसे इस फ्रेम पर अगर ये रोटेट करेगी, अगर ये ऐसे है, आपने इस पर टॉर्क लगाया और ये रोटेट करने लगी, तो देखिए ये एंगल बन रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन में एंगल का फॉर्मेशन होता है। कैसा? एंगल का फॉर्मेशन होता है, एंगल क्रिएट होता है। एंगल हमें यहां पर दिख रहा है ड्यू टू रोटेशनल। और रोटेशनल किसकी वजह से? टॉर्क की वजह से। यानी जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू टॉर्क। क्लियर? ये बात हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हमें क्या करना है? इस लेक्चर में हमें वर्क डन निकालना है। देखिए हमारे पास क्या टास्क मिला है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप इसको एज अ टॉपिक कवर करना चाहते हैं या एज अ क्वेश्चन ट्रीट करना चाहते हैं। बेस्ट होगा कि आप इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए। किसकी तरह? एक क्वेश्चन की तरह। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। अगर मुझे किसी ने कह दिया कि वर्क डन, तो मैं सब चीज भूल जाता हूं। पहले मैं वर्क डन ही सोच लेता हूं कि वर्क डन होता क्या है। आप जानते हैं ना वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी? बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। ये चीज हमारे पास बेसिक 11th का नॉलेज है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये कैसा, ये जो वर्क हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो लीनियर को हम कैसे मेजर करते हैं? एक्स मीटर। इस तरीके से मेजर करते हैं। फोर्स है, यानी हमारे पास वर्क क्या होता है? एफ डॉट एक्स कॉस थीटा, है ना। आप इसको लिखें चाहे ना लिखें, बट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या मिलता है? वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्लियर? तो ये हमारे पास बेसिक 11th का नॉलेज है। वर्क आते ही मेरे पास इतना दिमाग में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? इन रोटेटिंग। रोटेटिंग मतलब रोटेशनल मोशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें क्या हमें कैलकुलेट करना है? जब हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे हम इसमें एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, और ये निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है? इस तरफ ले जाना चाहता है और नेगेटिव को इधर लेके आना चाहता है। तो ये इसको इस अलोंग इस तरीके से मूव कराता है। तो इसमें क्या जनरेट हो गया? थीटा। क्योंकि ये रोटेशनल मोशन करता है। क्या करता है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ये थीटा जनरेट हुआ। ठीक है। अब इसको ये किसने जनरेट किया? टॉर्क ने जनरेट किया। किसने जनरेट किया? ये टॉर्क ने किया। क्योंकि यहां पर एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड प्लस क्यू ई। यहां एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड माइनस क्यू ई। इसकी वजह से इस पे क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको पता है ना, क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू
याद करो, P क्रॉस E, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और PE साइन थीटा हमने पढ़ा है, टॉर्क यही होता है। देखिए इसमें वर्क डन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर, बट देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट देयर इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क, अब हमको पता है कि यहां से यहां तक आने में विदाउट वर्क किए आप थीटा क्रिएट नहीं कर सकते, आप इतना थीटा क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस थीटा को क्रिएट करने के लिए आपने क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक वर्क किया। कहां से लेकर के, थीटा 1 से लेकर के ये वैल्यू हम मान लेते हैं थीटा 2 तक गए। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने के लिए आपने क्या किया, वर्क किया। क्या किया, वर्क किया। यही वर्क आपको कैलकुलेट करना है। ये वर्क डन जो आपने किया है ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज द टास्क, ये हमारा आज का टास्क है, इसे आज हमें कंप्लीट करना है। क्लियर, समझ में आ गया कि हमें अब क्या करना है? यस, कि हमको वर्क डन फाइंड करना है। जब डायपोल रोटेट करता है तो इसको रोटेट करने में कितना वर्क लगता है, कितना वर्क करना पड़ता है, तो ये वर्क डन हमें फाइंड करना है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जब लीनियर मोशन है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो F इंटू डी होता है, बट इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, किसमें, रोटेशनल मोशन, लिख लीजिए फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहां पर फोर्स होता है, यहां पर एक्स होता है, तो इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई विथ आर कीजिए, डिवाइड विथ आर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर इंटू एक्स अपॉन आर। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज टॉर्क, और x अपॉन आर यानी आर्क अपॉन रेडियस इज नोन एज थीटा। तो ये वर्क रोटेशनल मोशन में कौन सा वर्क, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये आपका टॉर्क इंटू थीटा। क्लियर होगी बात? अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो सिंपल सा आप याद कर लीजिए, रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टॉर्क इंटू थीटा। यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट को क्रिएट करने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एक ब्लॉक को कुछ x डिस्टेंस मूव कराते हैं, यहां तक लेके आए इस ब्लॉक को, तो इसके लिए आपने क्या किया, फोर्स लगाया। तो ये यहां से यहां तक आपने वर्क कितना किया, फोर्स इंटू एक्स। उसी तरीके से यहां से यहां तक आपने वर्क जो किया वो कितना होगा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला है। लेकिन अब देखिए यहां पे, ये एक इन वन स्टेप तो ये थीटा 1 से थीटा 2 चला नहीं जाएगा, दैट इज क्लियर। आप एक बाय एक किसी भी जगह एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में नहीं जाते। देयर इज अ सम रिक्वायर्ड ऑफ dx लेंथ, आप dx करते हुए पूरा x कंप्लीट करते हैं। उसी तरीके से यहां पर आप इस थीटा को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, d थीटा d थीटा d थीटा d थीटा, यानी स्मॉल d थीटा में आपने कितना वर्क किया उसको कैलकुलेट कर लो और उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो स्मॉल d थीटा के लिए फॉर स्मॉल d थीटा वर्क इज dw, कितना होगा, dw होगा। तो dw किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क इंटू d थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मुझे टोटल वर्क चाहिए, क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। कहां से कहां तक टोटल वर्क लेके आना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क W इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, पुट दिस वैल्यू हियर, PE साइन थीटा इंटू d थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ में आया? ओके, वेरी गुड।
θ1 से θ2। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए। अच्छा पहले देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं चाहे डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म्स को उससे बाहर निकाल देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स को इससे बाहर निकालिए। P क्या होता है? P भी कांस्टेंट है क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो डायपोल मोमेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। तो P और E आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 किसका? साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। और हमको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लिख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पे पुट कर दीजिए पीई माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब लोअर लिमिट और हायर लिमिट के साथ इसको पुट कर दीजिए, θ1 से θ2। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से आएगा, देखिए। तो वर्क क्या हो जाएगा आपके लिए? वर्क इज इक्वल टू पीई कॉस माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, इस तरीके से। पीई कॉस θ2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐसे लिख लीजिए कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। आप बुक में, मेरे ख्याल से आप बुक में जब देखेंगे तो फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा रहता है, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, इस तरीके से लिखा रहता है। तो ये कोई गलत नहीं है, बस यहां से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है। ओके, ये हमने वर्क डन निकाल लिया। कोई बहुत बड़ा टफ काम है क्या? देखिए, क्या बहुत ज्यादा टफ लगा आपको? आसान है। आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए आप। In this situation, in this lecture, we are going to calculate work done and we know about work done. Work done क्या होता है हम ये जानते हैं, in case of linear motion और in case of rotational motion हम ये जानते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने सिंपल सा वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन किया। क्यों? क्योंकि हर एक स्मॉल डी थीटा के लिए वर्क डन डिफरेंट हो सकता है, इसलिए मैंने हर एक स्मॉल डी थीटा के लिए कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि टॉर्क देखिए, टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं होता, टॉर्क हमारा कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में थीटा आता है। क्या आता है? थीटा आता है। तो ये थीटा बार बार वेरी करेगा। ये थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू वेरी करेगी। अगर टॉर्क वेरी करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल डी थीटा पे कितना टॉर्क लगा, फिर स्मॉल पे कितना लगा, फिर स्मॉल पे कितना लगा, तो हर एक का इंटीग्रेशन करना है मुझे, इसलिए मैंने डी थीटा के साथ इंटीग्रेट कर दिया। अगर मुझे टॉर्क कांस्टेंट रहता तो ये करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ यही लिखता और यहाँ लिख करके मैं फॉर्मूले में पुट कर देता, मेरा कैलकुलेशन खत्म हो जाता। बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमको हर एक जगह पे टॉर्क की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बट थीटा तो कांस्टेंट नहीं है ना। थीटा आपका पहले 0 था, फिर θ1 θ2 θ3 इस तरह से करते हुए आपने थीटा क्रिएट किया। ओके, चलिए आगे देखें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है बेटा? ये तो हमने वर्क डन निकाला, वर्क डन का फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा इस तरीके से। अब कुछ केसेस देखिए। केस 1 देखिए, θ1 आपका मान लीजिए, θ1 स्टार्टिंग में θ1 क्या था? 0 है, और 0 डिग्री से आप θ2 जनरल किसी थीटा पे जाके रुकते हैं, तो वर्क डन कितना होगा? θ1 0 पुट करो। मैं इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? इसका कर रहा हूं। आप इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। PE θ1 0, तो cos थीटा 0 क्या होता है? cos 0 तो 1 होता है, cos 0 1 माइनस cos θ2 की जगह क्या पुट करना है? जनरल थीटा।
तो ये वैल्यू आएगी। केस नंबर 2, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री। कहाँ पे जा रहे हैं? 90 डिग्री। ये ये θ2 हो गया हमारे लिए। क्लियर? तो अब देखिए कितना पुट करना, वर्क कितना आएगा। आपने क्या किया, कहने का मतलब ये है कि जो डायपोल ऐसे था वो अब इस तरीके से आपने किया, तो इतने के लिए आपने कितना वर्क किया। PE cos 0 cos θ1 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 देगा, और cos θ2 इक्वल टू 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू हट जाएगी, सिर्फ ये रहेगा, यानी सिर्फ ये 1 हो गया। 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू PE। किसके बराबर हो गया? PE। अगर आप इसमें पुट करते हैं, किसमें? इस वाले इक्वेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, इसमें पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? वर्क डन इज इक्वल टू cos θ2 इक्वल टू व्हाट? P cos θ 90 डिग्री, तो ये हो गया 0 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस PE हो जाएगा। तो अब ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए कि सर यहाँ पे प्लस में भी है, यहाँ पे माइनस में भी है। हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर माइनस पहले कॉमन नहीं लिया था, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो सामने माइनस आएगा। ओह सॉरी, यहाँ तो माइनस पहले से है, तो इसके आगे आप माइनस लिखेंगे और ये माइनस माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सेम वैल्यू है। ओके, भाई मैं कहूँ क्यों डिफरेंट आ रहा है? भाई डिफरेंट तो नहीं आना चाहिए। हाँ देखिए, अब क्या हो गया, PE की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी PE नहीं, PE क्या है? हाँ, इसको भूलना नहीं बेटा, PE पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना, क्योंकि आगे पोटेंशियल एनर्जी ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर P क्या है? डायपोल मोमेंट, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? थर्ड केस क्या है? देखिए थर्ड केस होता है व्हेन θ इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री टू θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ तक गए? 180 तक गए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू PE θ1 0 θ2 180। 180 कितना होता है? -1 होता है। cos θ 180 इज इक्वल टू -1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस -1, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ PE। इसमें भी पुट करेंगे वही वैल्यू आएगी। पुट करके देखिए, θ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री पे 1 हो गया, और ये 180 पे ये -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ PE आ जाएगा। ये तो सच है। आपने जब हाफ चला तो PE, जब आपने हाफ के बाद और हाफ चला तो PE प्लस PE 2PE। वर्क डन इज इक्वल टू 2 इंटू डायपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी। ओके, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी ऐसा यूनिट जूल होती है। ये सब चीजें हमने 11th में पढ़ा है बेटा, है ना। अब आगे बढ़े, चलिए इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट अब देखिए जरा बेटा, डायपोल मोमेंट, ये हमने पढ़ा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मुझे ये जानना है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ डायपोल, व्हाट इज द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा, कुछ तो समझना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको रफ कर दें, पहले नोट कर लीजिए बेटा। चलिए रफ कर रहा हूं। देखिए बेटा, पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा समय दीजिए। अगर आप समय नहीं देंगे तो आपको एक ही चीज़ पे बार बार समय देना पड़ेगा, एंड इट्स टोटली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप एक बार किसी टॉपिक पे इतना समय दे दीजिए कि वो टॉपिक हमें याद हो जाए, उसके लिए मुझे बार बार समय देने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हमारा क्या काम है,
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक या क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा डाइपोल। आप जानते हैं डाइपोल क्या होता है, मुझे डाइपोल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो डाइपोल एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। कैसा सिस्टम, जहां के हम जानते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हैविंग 2L, ये है हमारा सिस्टम। और ये कितने प्रकार के हमने पढ़े थे, पोलर मॉलिक्यूल्स, ये डाइपोल से दो मॉलिक्यूल्स का हमने नाम पढ़ा था, दो टाइप्स के। कैसे, पोलर मॉलिक्यूल्स, दूसरा नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये हमने देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अपना खुद का पहले से ही डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो ये तो नेचुरल है। अब समझते चलिएगा बेटा, पहले मैं आपको सिस्टम बताता हूं, उसके बाद बताता हूं सिस्टम क्या होता है। सिस्टम हम खुद जनरेट करते हैं, सिस्टम एक से ज्यादा लोगों के से बनता है, कभी भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल कभी सिस्टम नहीं कहलाता, बहुत सारे पार्टिकल से मिल करके एक सिस्टम बनता है। जैसे कि अगर फैन का एग्जांपल लें तो फैन में ब्लेड होता है, मोटर होता है, उसका हैंगिंग रॉड होता है। अगर इनमें से आप एक भी चीज़ हटा दीजिए, सिर्फ मोटर रखिए, ब्लेड हटा दीजिए आप, तो कभी भी आप फैन नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मोटर बोलेंगे। सभी को कंबाइन कर दीजिए तो आप फैन बोलेंगे। तो फैन इज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे कि आपका एक घर, अपना घर है, वो भी एक सिस्टम है, उसको आप बनाते हैं। अगर घर टूट जाता है, घर के लोग सदस्य दूर हो जाते हैं, तो सिस्टम आपका टूट गया। बट सभी एक जगह हैं तो सिस्टम एक कंबाइंड सिस्टम, जिसे हम पूरा परिवार कहते हैं। मैं क्यों इसको एग्जांपल में ले रहा हूं, क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ में भी है। वर्क डन, एनर्जी, सिस्टम, ये सब ह्यूमन लाइफ का ही हिस्सा है। तो इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे अगर हम इसको अपने ऊपर ही समझें। तो आपके सिस्टम में, आपके परिवार के सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी है, अगर कोई पूछना चाहे तो आप क्या बताएंगे। बिल्कुल बता सकते हैं कि सर मेरे पास, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास कितना पूरे घर का पोटेंशियल एनर्जी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू योर मनी, तो आप कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे सर इतना मेरे पास मनी है, मेरे पूरे फैमिली में, मेरे पूरे सिस्टम, घर के सिस्टम में इतना मनी है। फिर मैं पूछूं फूड के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या बोलेंगे, सर मेरे घर के सिस्टम में फूड के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी 3 मंथ का स्टोरेज है, यानी 3 महीने तक का हमारे पास फूड का स्टोरेज है। फिर देखिए इसका, और अगर ये एग्जांपल्स नहीं समझ पा रहे तो अब देखिए आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके लायक वाली बात करने वाला हूं। जब आपके घर से किसी की लड़ाई हो जाए तो आपका पूरा परिवार चलाएगा। आपकी लड़ाई हो गई किसी से तो आपका पूरा परिवार चलाएगा। तो वहां पर आप जब अकेले थे और आपका पूरा परिवार सिस्टम आ गया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। तो लड़ाई के रिस्पेक्ट में जब पूरा परिवार सामने आता है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये समझ में आया? हाँ, क्योंकि लड़ना झगड़ना बड़ा आसान होता है, उसमें हम लोग लड़ लेते हैं, है ना। तो जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे सिस्टम, पूरा परिवार आ जाता है, पूरा सिस्टम आ जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी सबका कैलकुलेट होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमने सिस्टम बनाया। अगर परिवार बनाया तो एक सिस्टम बनाया, सिस्टम बनाया तो उसके अंदर मनी, फूड और अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें हमने बनाई हैं। और सभी सदस्य अगर दूर हो जाएं तो सब चीज धीरे धीरे कम हो जाती हैं, सारे पोटेंशियल्स घट जाते हैं। तो सिस्टम 2 तरीके का होता है नेचर में। एक तो पहले से या तो नेचर का होता है या तो हम उसको बनाते हैं। तो जितना नेचर के पास सिस्टम बनाने के वक्त
एनर्जी लगी थी उतना ही एनर्जी आपको लगेगा वैसा सेम सिस्टम बनाने के लिए। तो मैंने बोला कि डायपोलिक सिस्टम है, क्या है, डायपोलिक सिस्टम है, और इस सिस्टम को आपको नेचर ने पोलर मॉलिक्यूल्स में पहले से ही दिया था। तो ये डायपोल मोमेंट का सिस्टम पहले से नेचर ने दिया था, तो अब इसको हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ बनाया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास डायपोल मोमेंट नहीं होता है, वो डायपोल में होते नहीं है। जैसे CH4 के पास हमने बताया था आपको CH4, और इसमें हमने NaCl का एग्जांपल दिया था आपको, प्लस और माइनस इनका मॉलिक्यूलर जो सेंटर ऑफ मास जो होता है ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओवरलैप नहीं करते, ये प्लस हो जाता है तो ये माइनस होता है, लेकिन इनमें ओवरलैप करता है। क्या करता है, प्लस भी यहीं पे है माइनस भी यहीं पे, तो नेट क्या होता है इसका डायपोल मोमेंट नेट 0 होता है। लेकिन इसमें देखिए डायपोल मोमेंट है माइनस से प्लस की तरफ, तो ये नेचुरल है। तो जितना नेचुरली इसमें था एनर्जी नेचर की वजह से, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे, जब हम इस सिस्टम को जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसको हम जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही इनके बीच में सेपरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप आ जाता है, एक फिक्स डिस्टेंस। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हो सकता है सिस्टम टूट जाए, इसलिए हम कैसा लेते हैं, यूनिफॉर्म लेते हैं। तो इधर माइनस क्यू हो गया और इधर प्लस क्यू हो गया, इनके बीच का गैप 2L। तो ये हमने बनाया। अब इस सिस्टम को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, कुछ तो वर्क किया होगा, जो हमने अभी देखा कुछ वर्क था वैसे ही। तो इस वर्क को करने के बाद, इस वर्क को जितना हमने किया वो किसके बराबर होगा, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। यानी आप वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी PE लिखा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन में बता रहा हूं, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा, चाहे कंपटीशन में इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे बोर्ड एग्जाम में आप इस्तेमाल कीजिएगा, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन है, सुनिएगा ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन डूइंग अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड होता है। अगर आप वर्क नहीं करते तो आपके अंदर पोटेंशियल नहीं आएगा। आपने अपने फैमिली का सिस्टम बनाने के लिए भी वर्क किया था, सबको इकट्ठा किया, सबको एक जगह लेके आए, तो कुछ वर्क किया, तो उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ जाता है। बात समझ में आई। उसी तरीके से ये सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। यहां पर इस डायपोल को बनाने के लिए कौन वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे कितना वर्क किया वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए पहले इनिशियली इनके बीच में कोई गैप था क्या, नहीं था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है इसमें, फोर्स इज इक्वल टू QE। देखिए माइनस को वो इधर लेके आया, पहले यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन यहां पर देखिए इसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने नेगेटिव चार्ज को यहां से खींचा और यहां पर ले आकर के सिचुएटेड किया। सेम यही काम ये भी कर सकता है कि पॉजिटिव को उधर लेके जाए, लेकिन हम नेगेटिव के साथ देखते हैं। तो फोर्स कितना लगाया, -QE। कितना, -QE। अगर ये पॉजिटिव को लेके जाते, पॉजिटिव के साथ करते तो क्या करते, +QE। कितना, +QE। तो मैं किसके साथ लेके चल रहा हूं, माइनस के साथ। तो फोर्स इज इक्वल टू -QE और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2L। तो वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, वर्क डन for making a dipole is work done for making a dipole in uniform electric field। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं।
पहले इनके बीच में कोई गैप नहीं था, अब गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हुआ इसका मतलब फोर्स लगा होगा, फोर्स ने क्या किया, वर्क किया। अब ये वर्क जितना किया इस सिस्टम में उतना ही उसका पोटेंशियल होगा, इस सिस्टम में उतना ही उसका पोटेंशियल होगा। ये बात समझ में है, क्योंकि मैंने बोला पोटेंशियल इज अ वर्क डन डूइंग अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा कर इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इस सेपरेशन करने के लिए वर्क करता है, तो इस वर्क के बराबर इस सिस्टम का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, दैट इज क्लियर। तो ये हमने वर्क डन यहाँ पे देखा। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं फोर्स कितना है, माइनस क्यू ई, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2L, और ये वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब यहां पर लिखिए, देखिए ये क्या है, Q2L है, P लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, माइनस PE आया, दिस इज योर वर्क और दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो यही वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। देखिए लाइट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप डरिए मत। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन कितना आया, दैट मच। क्या हम लोगों ने पहले एक बार कंडीशन निकाला था, कुछ ऐसा आया था ना, बिल्कुल द सेम थिंग इज हियर। ओके, अब देखिए अगर हम पॉजिटिव को लेके जाते हैं, पॉजिटिव को लेके जाते हैं तो वर्क क्या होता है, प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई इंटू 2L, डिस्टेंस कितना 2L, ये कितना हो जाएगा P इंटू Q2L का P हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो एक डाइपोल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE और प्लस E भी हो सकता, PE भी हो सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ रहा होगा, सर जब ये दोनों एक जगह थे तो हो सकता है कि माइनस को लेके आया होगा इधर L और प्लस को इधर लेके गया L, तो डिस्टेंस कितना चला 2L। सेम उतना ही इसके लिए कैलकुलेट करो, फिर इसके लिए कैलकुलेट करो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, आपको कितना मिलेगा, PE ही मिलेगा। इसके लिए हाफ होगा, इसके लिए हाफ होगा, दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, PE मिलेगा आपको। क्लियर, तो समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके, चलिए हम लोग अब इतना हमने पढ़ा इसके बारे में, अब एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नोट कर लिया, देखें आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, डायग्राम बनता है डायग्राम बनाइए, और गिवन जितने टर्म्स हैं उनको अलग कीजिए। देखिए हम लोग पढ़ते हुए सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है बिल्कुल, इज अलाइंड, यानी आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका मोमेंट उतना है उसको क्या कर रखा है, अलाइन कर रखा है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, यानी आपको P भी दे दिया है और आपको E भी दे दिया है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है ऑफ अ डाइपोल, किसका, डाइपोल का। टू होल्ड, टू होल्ड, होल्ड मतलब रखना, उधर वहां पे बना रहे, द डाइपोल, किसको, डाइपोल को, एट 60 डिग्री, किस पे, 60 डिग्री पे, विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ 60 डिग्री पे आपका डाइपोल होल्ड रहे, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ठीक है, और पहले आपका डाइपोल कहां था, ऐसे था, तो पहले थीटा कितना था, θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, फिर उसके बाद ये किस पे चला गया, ये डाइपोल यहां से रोटेट करता हुआ यहां चला गया, कहां तक, 60 डिग्री तक गया, ये 60 डिग्री, माइनस क्यू
प्लस क्यू। तो ये थीटा कितना हो गया, थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। इस कंडीशन पे यहां पर आने के बाद आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, पीई। देखिए ये पी और ई डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही लिखा था हम लोगों ने, ये भी लिखा था और एक और लिखा था माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं ऊपर वाले को इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे नीचे वाले को कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पीई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही 1.44 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक, और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। cos थीटा 2 कितना है, थीटा 2 है आपका 60 डिग्री। यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि मैं नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ बेटा। cos थीटा 2 इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, 1/2 यानी 0.5। cos थीटा 1 ये कितना हो गया, माइनस cos थीटा 0 कितना होता है, 1। क्लियर। तो माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 7.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू -0.5, यही आएगा। ये हो जाएगा प्लस, वापस इसी इक्वेशन में आ ही गया, उसी में आ गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना होता है, किस में होता है, जूल में होता है। किस में होता है, जूल में होता है। क्लियर। आप देखिए ये डायग्राम आप जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाए, आप ये डायग्राम इधर से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। आप डायपोल को पहले यहाँ रखे थे, उसके बाद ऐसे भी लेके आ सकते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर। ये भी डायग्राम बना सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, हम किधर से 0 डिग्री मानते हैं। इसमें हमने इधर 0 डिग्री माना था, फिर 60 डिग्री पे गए। इसमें हमने इधर 0 डिग्री माना, इधर 60 डिग्री गए। बस डायरेक्शन आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, कोई बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। इसी तरीके से हम लोग सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ओके, थैंक यू। एंड हाँ, वन थिंग मोर, क्वेश्चंस भी लगाएंगे। एक मैं ऐसा सेक्शन बनाऊंगा जहाँ पे हम एनसीईआरटी, एससी वर्मा कंपटीशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उन्हीं के हेल्प से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।